Hello dear students, welcome back to the channel The Physics Kid. I'm your tutor Mudassir Bhatt. आज है क्लास 9th फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन की एनसीईआरटी एक्सरसाइज जिसको हम सॉल्व करेंगे। और मेरे पीछे जो आप ये व्हाइट बोर्ड देख रहे हैं, दिस इज फ्रॉम द प्लेस वेयर आई वर्क, दैट इज द एजुकेटर्स एट बागाती कनीपुरा। उन सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे ये फैसिलिटी जो है यूज़ करने की इजाज़त दी है। तो आज से विल ट्राई टू पुट वीडियोज़ फ्रॉम यूजिंग द स्क्रीन इंशाल्लाह। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो देखते हैं उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है कि एन ऑब्जेक्ट experiences a net zero external unbalanced force. Is it possible for the object to be traveling with a non-zero velocity? If yes, state the conditions that must be placed on. क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक्सपीरियंस कर रहा है नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। तो दिस इज बेसिकली एन अनबैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस फोर्स नहीं है, अनबैलेंस्ड फोर्स है। तो जब भी किसी भी चीज पे एक अनबैलेंस फोर्स होगा तो उससे क्या होगा, उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। ठीक है ना। एंड स्टेट अगर चेंज हो जाएगी तो इसका मतलब यह है कि वहां पे मसला हो जाएगा कि उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। अगर वो रेस्ट में है तो वो मोशन में चला जाएगा, मोशन में है तो वो रेस्ट में आ सकता है। लेकिन अगर नेट फोर्स आपका जीरो है, अगर हमारे पास अगर एफ नेट जीरो है, दैट इज एक्सेलरेशन विल बी जीरो। और अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो मतलब उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी। तो इसलिए यहां पे लिखा गया है, यस इट इज पॉसिबल एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सम डायरेक्शन विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी विल कंटिन्यू टू मूव विद दिस, बिकॉज एक्सेलरेशन जीरो है, वेलोसिटी जीरो नहीं है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहेगी और वो चलता रहेगा। लेकिन हाँ, अगर हम चाहते हैं कि उसकी स्टेट चेंज हो जाएगा तो देन वी हैव टू यूज द अनबैलेंस्ड फोर्स। अगर फोर्स बैलेंस्ड है तो क्या होगा, एफ नेट जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा, लेकिन वेलोसिटी जीरो नहीं होगा, वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। और अगर हम चाहते हैं कि एक्सेलरेट हो जाएगा देन वी हैव टू अप्लाई अनबैलेंस्ड फोर्स। तो वहां पे ये सीन आपको याद रखना है। दिस इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अगर हमारे पास एफ नेट जीरो तो मास इनटू एक्सेलरेशन जीरो, तो एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो का ये कभी भी मतलब नहीं होगा कि वेलोसिटी जीरो है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तब भी एक्सेलरेशन जीरो है। तो यहां पे हम लोग यही वाला लॉजिक यूज कर रहे हैं। ठीक है ना। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक डस्ट कम्स आउट ऑफ इट। जब हम एक कारपेट को मारते हैं, डंडे से मारेंगे, कुछ भी करेंगे, तो वहां से धूल गर्द जो है ना वो बाहर निकलती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, मान लीजिए आप, ये हमारे पास एक कारपेट है, इस कारपेट के ऊपर ये 2-3 डॉट्स जो मैं दिखा रहा हूं ये डस्ट पार्टिकल्स। अब जो ही मैं इस कारपेट को हिट करूंगा तो ये कारपेट कुछ पीछे चला जाएगा, एंड ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये जो डस्ट पार्टिकल्स है ये चाहेंगे कि हम लोग इसी कर्टन के ऊपर रहें। तो विद द रिजल्ट क्या होगा, जब कर्टन पीछे चलाएगा तो डस्ट पार्टिकल्स गिरेंगे नीचे। तो इसीलिए यहां पे दिस इज प्राइमरीली बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये चीजें जो है ये गिर जाती है, क्योंकि यहां पे क्या होता है, पर्दा पीछे चला जाएगा, पर्दा मोशन में आएगा, डस्ट पार्टिकल्स मोशन में नहीं आना चाहते हैं, वो बजिद है कि हमको यही रहना है। एंड जब सपोर्ट ही चला जाएगा तो डस्ट पार्टिकल्स ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएंगे। राइट, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज इट एडवाइज्ड टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ अ बस विद अ रोप। अगर एक बस है, मान लीजिए आप, ये एक बस है, इस बस के ऊपर आपने कोई सामान रखा है। नाउ इट इज एडवाइज्ड कि आप इस सामान को किसी रस्सी वगैरह से बांध के रखो। अब अगर हमने नहीं रखा तो क्या होगा, देखिए, अगर ये बस आगे जा रही है, दिस बस इज मूविंग विद अ सर्टेन वेलोसिटी। मान लो इस बस को अचानक से ब्रेक मारनी पड़ी, तो जब ये बस ब्रेक मारेगा तो दिस बस विल कम टू रेस्ट। लेकिन अकॉर्डिंग टू इनर्शिया ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होगा, इसका ये वाला हिस्सा तो रेस्ट पे आएगा, लेकिन जो इसके अंदर चीजें होंगी दे विल स्टिल बी इन द स्टेट ऑफ मोशन, वो लोग अभी भी चलना चाहेंगे। तो विद द रिजल्ट क्या होगा, जब ये बस ब्रेक मारेगा तो ये लगेज यहां मिलेगा। तो इस चीज को, इसको गिरने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको रस्सी से बांधते हैं। इन द सिमिलर वे, जैसा कि हम लोग ड्राइवर्स जो गाड़ी चलाते हैं वो लोग सीट बेल्ट पहनते हैं। तो जब आप सीट बेल्ट पहनते हैं तो मान लीजिए अगर आपको कहीं पे ब्रेक भी लगाना पड़े तो आप जो है आप उस झटके से आगे नहीं चले जाएंगे। लेकिन अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहना है एंड यू हैव टू यूज अ शार्प ब्रेक, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप आगे गिर सकते हैं, या आपके साथ आगे पीछे जो लोग बैठे हैं दे विल फील अ जर्क।
तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको रोप से बांधते हैं और खुद को हम लोग जो है सीट बेल्ट पहनते हैं, ठीक है ना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं, इन द मीन टाइम आई विल चेक कि ये वीडियो जो है ये चल रही है कि नहीं चल रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक बैट्समैन है, अ बैट्समैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल विच देन रोल्स ऑन अ लेवल ग्राउंड। तो ये एक बैट्समैन है, उसने एक बॉल को मारा और अब ये बॉल रोल कर रही है ऑन द ग्राउंड विद अ वेलोसिटी। आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ये बॉडी जो है ये रुक गई। अब आपको इसका रीजन बताना है और इन्होंने यहां पे 4 ऑप्शंस दिए हैं और हमको ये देखना है कि इन 4 ऑप्शंस में कौन सा इसको सूट करेगा। तो पहला है द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ। तो बैट्समैन शायद कमजोर बैट्समैन रहा होगा, उसने इस बॉल को ज्यादा जोर से नहीं मारा। वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, वेलोसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल है फोर्स के, दैट्स आल्सो राइट। देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल ऑपोजिंग द मोशन। तो एक फोर्स है इस ग्राउंड पे, इस बॉल पे एक फोर्स लग रही है जो मोशन को अपोज कर रहा है, एंड दैट इज फ्रिक्शन। तो जब ये बॉल इधर की तरफ जाएगी, फ्रिक्शन का क्या काम है, फ्रिक्शन का काम है रिलेटिव मोशन को अपोज करना। तो जब ये इधर जाएगा तो फ्रिक्शन इधर से आ जाएगा, एंड फ्रिक्शन साहब इसको बोलेगा मैं तुमको चलने नहीं दूंगा। अब चूंकि क्या हो रहा है, ये बॉल जो है ये चल रही है, रोल कर रही है, तो धीरे 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 एक टाइम आएगा ये इसको बिल्कुल ही खत्म कर देगा, रोक देगा। तो विल से दिस बॉल कम्स टू अ स्टॉप because there is a force of friction on the ball which opposes the motion, जो motion को oppose करेगा। Now let's see the next question. Okay, next question हमारे पास है, there's a truck, ये रेस से स्टार्ट करती है and rolls down a hill, एक हिल से, पहाड़ी से ऐसे गुजरती है with a constant acceleration। तो हमारे पास जो acceleration है that is constant। इसका मतलब अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज कर सकते हैं, बिकॉज हमने मोशन चैप्टर में पढ़ा है कि जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है दे आर वैलिड ओनली फॉर यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो इसने हमको यही से बता दिया है। अब ये बोल रहा है कि इसने रेस्ट से स्टार्ट किया है, तो रेस्ट से स्टार्ट किया मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। अब ये चला कितना, 400 मीटर, ये चला है 400 मीटर। कितने टाइम में, टाइम हमारे पास है 20 सेकेंड्स। हमको निकालना है एक्सेलरेशन और फिर निकालना है फोर्स। तो वी हैव टू फाइंड ए एंड आल्सो वी हैव टू फाइंड फोर्स। अब हमारे पास u है, s है, t है और a है। हमको निकालना a है, तो इक्वेशन नंबर 2 दैट इज s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ a t स्क्वायर। ये इक्वेशन मैं यूज करूंगा। s दैट इज 400, u है 0, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई टी दैट इज 0 एनीवे, प्लस 1/2 a जो कि मुझे निकालना है, और t मेरे पास है 20 सेकेंड्स, तो 20 का स्क्वायर। तो दिस इज 400 इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 2, और 20 का स्क्वायर है 400। तो ये 400 कैंसिल, तो एक्सेलरेशन जो है दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मिला मुझे एक्सेलरेशन। अब इसके अलावा मुझे निकालना है फोर्स, एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन हमें फोर्स का लास्ट में फॉर्मूला आता है दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास हमारे पास है 7 टन, दैट इज 7000 kg। दिस विल बी 7000 इनटू 2, सो दैट इज इक्वल टू 14000 न्यूटन। तो 14000 न्यूटन का फोर्स जो है वो यहां पे लग रहा है। तो फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 टन इज 14000 न्यूटन। तो 14000 न्यूटन का फोर्स और एक्सेलरेशन हमारे पास है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहले हमने ए निकालने के लिए हमने इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया। क्यों यूज किया, क्योंकि इसने हमको वहीं से बता दिया है कि जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है भाई साहब। तो अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वी कैन यूज इक्वेशंस ऑफ मोशन वेरी इजीली, राइट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 800 kg इंजन। तो हमारे पास 8000 kg का इंजन है ऑफ अ ट्रेन, इट पुल्स द ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स। तो मान लीजिए ये एक इंजन है, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं हम लोग, और इसके बाद ट्रेन के 5 डिब्बे, 1 2 3 4 और 5। इस वैगन का जो मास है दैट इज 8000, और इन सब का 2000 है, तो आई राइट 2k, राइट।
अब बोला गया है कि ये जो इंजन है ये एग्जर्ट करता है फोर्स 40,000 न्यूटन तक। तो अब ये ट्रक है, इसको हम पॉइंट मास मान के चलेंगे। अब आप कुछ इस तरह समझेंगे इसको, यहां से लग रहा है फोर्स 40,000 और यहां से लग रहा है पीछे 5,000 का फोर्स। ऐसी सिचुएशन हमारे पास है। अब क्या बोला गया है, यू हैव टू फाइंड द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। तो आपको नेट फोर्स बताना है जिस फोर्स से क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। बिकॉज वी नो दैट एफ नेट होता है बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहां पे एक फोर्स इधर एक फोर्स पीछे, तो नेट फोर्स क्या होगा, इन दोनों का सम। तो ये वेक्टर है, तो दिस इज एफ नेट जो होगा, एफ नेट विल बी इक्वल टू 40,000 माइनस 5,000। सो वो आएगा बराबर 35,000। तो 35,000 का जो फोर्स है नेट वो आ जाएगा, एंड इस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आएगा। अब इसका सेकंड पार्ट है, यू हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन इज वेरी सिंपल, दैट इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एम, एफ नेट डिवाइडेड बाय एम। एफ नेट आया मेरे पास 35,000 का, और टोटल मास दैट इज इंजन प्लस वैगन, इंजन का 8,000, वैगन 5 है तो 2 इंटू 5 10,000, तो टोटल मास विल बी 18,000। तो 3 0 कैंसिल, सो दिस इज इक्वल टू 1.94 मीटर per second square. So this will be the acceleration and this will be the force. Right? तो नेट फोर्स होगा 35,000 न्यूटन का, एंड जो एक्सेलरेशन होगा इस ट्रेन का दैट इज 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव एन ऑटोमोबाइल व्हीकल ऑफ मास 1500 kg। 1500 kg है। What must be the force between the vehicle and the road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7? हमारे पास एक व्हीकल है, एक ऑटोमोबाइल है जिसका जो मास है वो है 1500 kg का। अब क्या होगा, यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स होगा, मान लो ये इधर से चल रही है तो यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, एंड ये चल रही है किसी फोर्स से, ठीक है ना। वो एक्सेलरेशन कितना दिया है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, दैट इज -1.7 मीटर पर सेकेंड। अब आपको बताना है कि ये बॉडी जो है ये स्टॉप कर रही है, तो ठीक है, तो स्टॉप अगर कर रही है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इसके बराबर होना चाहिए। व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड इफ इट हैज टू बी स्टॉप्ड विद अ नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 1.7? तो सीधा फोर्स किसके बराबर, फोर्स होता है बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। मास हमारे पास है 1500 kg, एक्सेलरेशन गिवन है कितना 1.7 बट नेगेटिव, सो -1.7। तो ये बनेगा 150 इंटू 17 with the minus sign, so this is equal to 1700, 17 5 is 85, 8 carry, 17 1s are 7, 17 8 is 25. So F net या F होगा बराबर -2550 न्यूटन। तो इतना फोर्स लगेगा, उससे क्या होगा, ये गाड़ी रुक जाएगी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बट नेगेटिव। क्योंकि अगर ये चल रही है, हमें इसको रोकना है, तो वी हैव टू रिटार्ड इट्स वेलोसिटी, हमें इसकी वेलोसिटी को कम करना, तभी तो रुकेगा ना। एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं रिटार्डेशन और डिसेलरेशन, एंड दैट इज द माइनस साइन, राइट। Okay, next question. This is the very easy question, that is, what is the momentum of an object of mass m moving with the velocity v? आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिस ऑब्जेक्ट का मास है m और वेलोसिटी है v, तो बताओ इसका मोमेंटम कितना होगा। वी नो दैट मोमेंटम होता है बराबर मास इनटू वेलोसिटी। तो मास इनटू वेलोसिटी आपको यहां देखना है कौन सा है, पहला ऑप्शन mv लेकिन होल स्क्वायर, नो, mv स्क्वायर, नो, ये तो किनेटिक एनर्जी है। सो दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द ऑप्शन करेक्ट, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज द डी ऑप्शन। ये तो बहुत सिंपल सवाल था, ये हलवा सवाल है। नेक्स्ट, यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट अक्रॉस अ फ्लोर एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो हमारे पास ये एक वुडन ब्लॉक है, इस पे हमने लगा दिया फोर्स 200 न्यूटन का, 200 न्यूटन फोर्स, एंड वी वांट टू मूव इट विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, सो v इज कांस्टेंट, एंड अगर v कांस्टेंट है
तो मतलब जो एक्सेलरेशन है दैट हैज टू बी इक्वल टू 0। व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स? अब चूंकि ये फोर्स इधर है तो फ्रिक्शन होगा पीछे, तो नेट फोर्स इसमें 0 होना चाहिए, तो मतलब ये दोनों फोर्सेस बराबर होने चाहिए, बिकॉज एफ नेट होगा बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, ये तो 0 है, तो मतलब एफ नेट विल बी इक्वल टू 0। एफ नेट क्या है? 200 इधर से और पीछे से फ्रिक्शन, ये होगा 0 के बराबर, मतलब जो फ्रिक्शन आएगा दैट विल बी इक्वल टू 200 न्यूटन। तो जितना फोर्स आगे उतना फोर्स पीछे, हम क्या करेंगे, इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी से ये चल पाएगा, एक्सेलरेशन विल बी 0, मतलब जैसे जा रहा था वैसे ही जाएगा, इसकी स्टेट जो है वो चेंज नहीं होगी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन वी पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट पुशेस बैक। तो जब भी हम एक ऑब्जेक्ट पे पुश करते हैं तो ऑब्जेक्ट जो है वो वापस पुश करेगा हमें विद एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। If the object is a massive truck parked along the roadside, it will probably not move. A student justifies this by answering that two opposite and equal forces cancel each other. Comment on this logic and explain why the truck does not move. Right? अब आप देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बता रहा है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक, अभी हमको एक केस समझाता है, वो ये कि मान लीजिए आप, ये एक ट्रक है, ठीक है ना, ये एक ट्रक है, तो ये ट्रक रुका हुआ है, दिस ट्रक इज एट रेस्ट, ये हम पार्किंग में रखा है इसको, ये पार्किंग में जो है ये ट्रक रखा गया है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे इसको हम लोग पुश कर रहे हैं, वी आर गिविंग इट अ पुश। फॉर एग्जांपल मैंने इसको एफ फोर्स दिया और ये ट्रक हैवी है, राइट। जब ये ट्रक पार्किंग स्लॉट में है तो यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, क्योंकि ये बॉडी रुकी हुई है, देयर इज अ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रक एंड द ग्राउंड, एंड स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज इक्वल टू म्यू एस, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू एन, दैट इज द वेट। अब अगर ये ट्रक हैवी है तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा। अब जो ही मान लो, लेट सपोज रफली मैं बोलता हूं कि ये इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स है, सपोज फ्रिक्शनल फोर्स है 1000 न्यूटन का, फ्रिक्शनल फोर्स इज 1000 न्यूटन, एंड मैंने जो फोर्स अप्लाई किया सपोज दैट इज 100 न्यूटन। अब जो ही मैं इस पे 100 न्यूटन अप्लाई कर रहा हूं, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मैंने दिया 100, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है, 1000 का है ना, लेकिन इस 1000 से खाली 100 यूज होगा, क्योंकि यहां से तो 100 ही मिल रहा है ना। इसका काम क्या है, फ्रिक्शन का काम है रिलेटिव मोशन को अपोज करना, इसको चलने नहीं देना। अब अगर यहां से 100 फोर्स, 100 न्यूटन फोर्स को चलाने की कोशिश करेगा तो मुझे इसको रोकना है, तो जब मैं रोकूंगा तो मैं इतना ही फोर्स दूंगा ना। अब मान लो अगर मैं 100 से ज्यादा दूंगा तो पॉसिबिलिटी है ट्रक पीछे की तरफ जाएगी, तो मोशन तो हो गया ना, लेकिन फ्रिक्शन का क्या काम है, मोशन को रोकना। तो रोकेगा कैसे, जितना फोर्स यहां से आएगा उतना ही फोर्स को वापस देगा। तो दैट मींस टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, सो वी कैन से द लॉजिक ऑफ द स्टूडेंट इज करेक्ट, ठीक है ना, तो ही वाज राइट, राइट। अब देखते हैं नया क्वेश्चन, एक 6 क्वेश्चन, थोड़ा पेज नंबर इधर उधर हो गया। A stone of 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of a lake. तो एक झील है, मान लीजिए कुछ इस तरह का। अब यहां पे हमने क्या किया, एक पत्थर लिया 1 kg का, 1 kg इसका मास है, एंड हमने इसको थ्रो किया विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया, एंड इट केम टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग 50 मीटर। तो 50 मीटर चलने के बाद, 50 मीटर चलने के बाद ये बॉल जो है ये रुक गई, ये पत्थर जो है रुक गया। What is the force of friction between the stone and the ice? इनिशियल वेलोसिटी आपको पता, फाइनल वेलोसिटी आपको पता, एस आपको पता है, तो ए निकाल लो। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। वी स्क्वायर इज 0 माइनस यू स्क्वायर 20 का स्क्वायर 2, ए मुझे चाहिए, एस मेरे पास 50 है, सॉरी 50।
So this is minus 400 equal to 100 times A. 20 cancel. So A is minus 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब यहां पे भी देखिए एक्सेलरेशन इज नेगेटिव. क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी फाइनली जीरो आ जाती है, तो देयर इज अ नेगेटिव एक्सेलरेशन. अब हमें निकालना है फोर्स. फोर्स होता है बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन. मास इज गिवन एज 1 kg, तो 1 इनटू -4, सो दैट इज इक्वल टू -4 न्यूटन. यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा 4 न्यूटन का, जिसकी वजह से क्या होगा, ये रुक जाएगा. फ्रिक्शनल फोर्स है, ऑपोजिट डायरेक्शन होगा तो नेगेटिव आएगा. तो दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स, राइट. सो इट विल स्टॉप, इट विल मेक इट स्टॉप. तो -4 न्यूटन फोर्स जो है यहां पे लगेगा. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओ सॉरी, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, लेट मी चेक. This is what happens when you use it for the first time. Okay. Next question है, we have a hockey ball of mass 200 grams traveling at 10 meter per second and is struck by a hockey stick so as to return it along its original path. तो यहां पे एक हॉकी का बॉल है जिसका मास है 200 ग्राम का. That is equal to 0.2 kg. अब ये चल रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. तो मान लीजिए यहां जब ये पहुंचा तो यहां इसको पीछे से एक हॉकी स्टिक ने मारा, उससे क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी इधर आई 5 मीटर पर सेकेंड. ये बता रहा है हमें, वी हैव टू फाइंड द चेंज ऑफ मोमेंटम. वी हैव टू फाइंड द चेंज इन मोमेंटम. देखिए इनिशियली इसकी वेलोसिटी इधर, तो इसको हम लोग पॉजिटिव मानेंगे. तो इनिशियल मोमेंटम होगा मास दैट इज 0.2 इनटू वेलोसिटी कितनी है, दैट इज 10. सो दैट इज इक्वल टू 2 kg मीटर पर सेकेंड. इनिशियल मोमेंटम इसका है 2 kg मीटर पर सेकेंड. फाइनल मोमेंटम देखिए, अब चूंकि वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर इधर का प्लस है तो इधर का माइनस होगा. तो फाइनल मोमेंटम विल बी 0.2 जो कि मास है इनटू -5, तो वो आ जाएगा -1 kg मीटर पर सेकेंड. अब हमको निकालना है चेंज इन मोमेंटम. तो चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल माइनस इनिशियल. सो चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज इक्वल टू -1 -2, सो दैट इज इक्वल टू -3 kg मीटर per second. So this is the change in momentum. So change in momentum is what? Change in momentum is -3 kg meter per second, right? तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास change in momentum, that is -3 kg meter per second. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक और क्वेश्चन की, that is we have a question, a bullet of mass 10 grams. There is a bullet of mass 10 grams which is traveling horizontally with a velocity of 150 मीटर पर सेकेंड. तो हमारे पास एक बुलेट है जिसका मास है कितना, 10 ग्राम्स. तो ये मेरे पास एक बुलेट है, इस बुलेट का मास है 10 ग्राम्स, एंड ये बुलेट जो है ये चल रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड. तो दिस इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड एंड इट स्ट्राइक्स अ वुडन ब्लॉक. तो इसके बीच में, इसके रास्ते में क्या हो रहा है, एक वुडन ब्लॉक आ रहा है जिसको ये लोग हिट कर रहे हैं and comes to rest in 0.03 seconds. तो 0.03 सेकेंड में ये रुक जाती है. We have to calculate the distance of penetration. तो मान लीजिए ये बुलेट आया और यहां से एक वुडन ब्लॉक है. तो ये वुडन ब्लॉक, ये बुलेट जो है चलते 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 ये बुलेट इसके अंदर चला गया, और इसके अंदर जब ये चला गया तो मान लीजिए यहां और चला, और इस पॉइंट पे ये बुलेट जो है वो रुक गया. तो यहां पे इसकी वेलोसिटी 0 है और ये डिस्टेंस हमको निकालना है. This is what we have to calculate. तो we have to calculate the distance. So distance यहाँ पे हमको निकालना है कि ये जो distance है ये कितना होगा. What is the distance of penetration, right? तो हम क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे initial velocity जो बुलेट का है that is equal to 150 मीटर पर सेकेंड. तो ये हो गया हमारा initial velocity, and जो final velocity है that is equal to 0. So what we have to do is we have to find out basically the distance that is s, एंड साथ में हमको निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स.
तो फोर्स के लिए मुझे एक्सेलरेशन भी चाहिए, तो मतलब मुझे बेसिकली ये दो चीजें निकालनी है पहले। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे मुझे दिया गया है टाइम, टाइम दिया है 0.03 सेकेंड्स। तो आई विल यूज इक्वेशन नंबर 1, दैट इज v इक्वल टू u प्लस at। v हमारा 0, इनिशियल वेलोसिटी 150 प्लस a मुझे निकालना है और टाइम है 0.03। तो जो एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू -150 डिवाइडेड बाय 0.03। so that is equal to -150 divided by 3 into 100. So this is 3 5s are 50, so this is -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया मेरा एक, क्या गया, एक्सेलरेशन। अब मुझे क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू फाइंड ए तो निकल गया। अब हमको निकालना है s, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। यहां से हम लोग निकाल सकते हैं, v है 0, u है -150 इंटू 150 का स्क्वायर इक्वल टू 2, a हमने निकाला कितना, -500, दिस इज 2, a आया -5000 इंटू s। तो एक और दो कैंसिल, तो दिस इज -225 इक्वल टू -100s, माइनस माइनस कैंसिल, तो s इक्वल टू 225 डिवाइडेड बाय 100, सो दैट इज इक्वल टू 2.25। तो 2.25 मीटर, यानी कि ये डिस्टेंस जो होगा यहां से यहां तक, दैट विल बी 2.25 मीटर। तो 2.25 मीटर चलने के बाद बुलेट जो है वो रुक जाएगी। तो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है, 10 ग्राम, सो दिस इज 10 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू -5000, 30 कैंसल। सो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी 50 न्यूटन। तो 50 न्यूटन का फोर्स लगेगा इस बुलेट पे थ्रू द वुडन ब्लॉक, जो इसको रोकेगा, जो इसको रोकने में मदद करेगा, राइट। इट इज बिकॉज ऑफ दिस 50 न्यूटन फोर्स विच विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि माइनस साइन आ गया यहां पे, तो इसकी वजह से जो बुलेट है वो रुक जाएगी, राइट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an object of mass 1 kg traveling in a straight line with a velocity of 10 meter per second collides with and sticks to a stationary mass of wooden block of 5 kg। तो हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास है 1 kg, और यहां पे एक और बड़ी वाली बॉडी है वुडन ब्लॉक जिसका मास है 5 kg। इसकी जो वेलोसिटी है छोटे वाले का, इसका है 10 मीटर पर सेकेंड, एंड ये तो है रेस्ट में, तो इसकी वेलोसिटी है 0। टकराने के बाद, कोलिजन के बाद क्या होगा, दोनों एक साथ चिपक जाएंगे। तो चिपकने से क्या होगा, ये एक वन बॉडी सिस्टम होगा जिसका मास होगा 1 + 5, दैट इज इक्वल टू 6 kg। मान लीजिए अब इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है दोनों को एक साथ मिला के वो v है। तो इनिशियल मोमेंटम एज सिंपल 1 × 10 प्लस 5 × 0, क्योंकि इसकी वेलोसिटी 0, सो दैट इज इक्वल टू 10 kg मीटर पर सेकेंड। इसमें तो कुछ करना खास नहीं। और फाइनली क्या होता है, टोटल मास है 6, वेलोसिटी है v, तो फाइनल मोमेंटम होगा 6 × v। हो गया खत्म। अब हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी v हमें निकालनी है, एंड वी नो दैट अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो हम लिखेंगे 10 = 6v, तो v आएगा बराबर 10/6, so that is equal to 1.66 meter per second. So this will be the velocity of the combined system. तो जो combined system चलेगा उसकी velocity होगी 1.66 meter per second, right? तो ये एक क्वेश्चन था which was based on momentum। तो यहाँ पे आपको निकालना था initial momentum, final momentum, और फिर आपको दिखानी थी जो combined system चलेगा इसकी velocity जो है वो कितनी होगी, right? Now let's see the next question. An object of mass 100 kg is accelerated। तो मास हमारे पास है ऑब्जेक्ट का 100, is accelerated uniformly from a velocity of 5। तो जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड,
टू 8 मीटर पर सेकेंड। तो जो फाइनल वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड्स। तो जो टाइम हमारे पास है दैट इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स। अब हमको निकालना इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम, एंड वी नो दैट मोमेंटम होता है बराबर मास इनटू वेलोसिटी। तो इनिशियल मोमेंटम होगा मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, एंड जो फाइनल मोमेंटम होगा दैट विल बी मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। तो मास हमारे पास है 100, इनिशियल वेलोसिटी है 5, तो दिस इज इक्वल टू 500 kg मीटर पर सेकेंड, and final momentum that is 100 into 8, so that is equal to 800 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया इनिशियल मोमेंटम, ये हो गया फाइनल मोमेंटम। अब साथ में इसने हमको पूछा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो जो ये वेलोसिटी में चेंज आया, ये आया होगा फोर्स की वजह से। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स होता है बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। तो फाइनल मोमेंटम है मेरे पास 800, इनिशियल मोमेंटम है मेरे पास 500, और टाइम है मेरे पास 6 सेकेंड्स। तो दिस इज 300 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 जा 6 5 जा, तो फोर्स इज इक्वल टू 50 न्यूटन। तो इसमें बेसिकली हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, पहले मोमेंटम कैलकुलेट किया एंड फिर हमने यूज किया न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज external force applied on the body is equal to rate of change of momentum, that is final momentum minus initial momentum divided by time। तो फाइनल हमने निकाला था 800, इनिशियल था 500, टाइम था 6, तो वही हमने यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, राइट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अख्तर, किरण एंड राहुल, they were riding in a motor car that was moving with a high velocity on an expressway when an insect hit the windshield and got stuck on the windscreen। तो ये तीन दोस्त हैं, अख्तर, किरण और राहुल, ये तीनों एक बाइक चला रहे, गाड़ी चला रहे हैं एक्सप्रेस हाईवे पे मान लीजिए आप, और अच्छी खासी स्पीड में चला रहे। तो जब ये जा रहे थे तो एक कीड़ा आके बेचारा इनकी विंड स्क्रीन से टकरा गया एंड चिपक गया। अख्तर एंड किरण स्टार्टेड पॉन्डरिंग ओवर द सिचुएशन, उन्होंने इस बात पे जो है थोड़ी सी सोचो विचार जो है करना शुरू करते हैं, बहस शुरू हो गई। किरण ने बोला, किरण सजेस्टेड that the insect suffered a greater change in the momentum as compared to the change in the momentum of the motor car। तो किरण ने बोला कि जो इंसेक्ट है इसका जो मोमेंटम चेंज है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द मोमेंट चेंज इन द मोमेंटम ऑफ कार। तो जो मोमेंटम कार में चेंज हुआ उससे ज्यादा मोमेंटम चेंज हुआ इंसेक्ट में। क्यों? क्योंकि जो वेलोसिटी ऑफ इंसेक्ट है वो है मच मोर देन दैट ऑफ द मोटर कार। इसने बोला कि इंसेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा है। अख्तर ने बोला सिंस द मोटर कार वाज मूविंग विद अ लार्जर वेलोसिटी, तो मोटर कार बहुत तेजी से चल रही थी, इट एक्सर्टेड अ लार्जर फोर्स ऑन द इंसेक्ट व्हिच काइंड ऑफ लुक्स ट्रू एंड एज अ रिजल्ट इंसेक्ट डाइड। अब राहुल ने कुछ नया बोला। राहुल व्हाइल पुटिंग एन एंटायरली न्यू एक्सप्लेनेशन सेड दैट बोथ द मोटर कार एंड द इंसेक्ट एक्सपीरियंस्ड द सेम फोर्स एंड अ चेंज इन देयर मोमेंटम। तो इसने बोला कि इंसेक्ट हो या गाड़ी हो, दोनों ने सेम फोर्स एक्सपीरियंस किया और सेम चेंज इन द मोमेंटम एक्सपीरियंस किया। अब आपको बताना कि इन तीनों सिचुएशंस पे आपको कमेंट करना है। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम बिफोर द इंपैक्ट और मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर द इंपैक्ट और आफ्टर द कोलिजन। तो यहां पे क्या होगा, जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट और कार का जो पहला मोमेंटम यानी कि टकराने से पहले, दैट हैज टू बी इक्वल टू देयर मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। ये बात तो सच है, लेकिन इफ इट इज इक्वल तो यहां पे चेंज बराबर नहीं होगा, क्योंकि एक का मास कम है, एक का मास ज्यादा है, तो डेफिनेटली एक की वेलोसिटी ज्यादा होगी, एक की कम होगी, बिकॉज मोमेंटम शुड बी इक्वल, चेंज नहीं। तो चेंज आगे पीछे हो सकता है, तो ये बात तो आपको समझनी है। तो जैसे इसने किरण साहब ने बोला था कि चेंज बराबर है, तो दैट इज काइंड ऑफ रॉन्ग, बट यस, इंसेक्ट जो है उसने ज्यादा मोमेंटम सफर किया होगा क्योंकि उसका मास कम था, तो उसको ज्यादा वेलोसिटी चेंज हुई होगी, वो हम देखेंगे आगे। Akhtar's assumption is partially right since the mass of the car is very high, the force experienced on the insect during the collision is also high। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा फोर्स, that is true। किरण का जो स्टेटमेंट है that is false। क्यों? Because the change in the momentum of the insect and the motor car
is equal by the conservation of momentum, the velocity of insect changes according to its mass. अगर मास कम है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, लेकिन इसने बोला था कि इंसेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा है, तो दिस इज रॉन्ग। राहुल, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दैट इज ट्रू, लेकिन मोमेंटम के बारे में इसने जो बात की थी दैट वाज रॉन्ग। राहुल सजेशन दैट द चेंज इन द मोमेंटम इज सेम कॉन्ट्राडिक्ट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जैसे मैंने आपको बताया था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टेल्स अस कि मोमेंटम बिफोर द इंपैक्ट इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर द इंपैक्ट। तो चेंज बराबर नहीं हो सकता, चेंज आगे पीछे हो सकता है, राइट। नाउ लेट्स सी इफ देयर इज सम अदर क्वेश्चन हियर। यस, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, दैट इज हाउ मच मोमेंटम विल अ डंबल ऑफ मास 10 kg। तो ये मेरे पास एक डंबल है, इसका मास है 10 kg। ये डंबल अगर मेरे हाथ से गिर के फ्लोर को टच किया इसने, तो आपको बताना है कि इस मोमेंटम, इस डंबल की वजह से इस फ्लोर पे कितना मोमेंटम जो है वो ट्रांसफर होगा। और ये जो डिस्टेंस है जहां से ये गिर रहा है दैट इज 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर का मतलब 0.8 मीटर। तो 0.8 मीटर जो है इसका डिस्टेंस है, ठीक है ना। हमको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द मोमेंटम। तो बेसिकली हमको निकालना है फाइनल वेलोसिटी। अगर मुझे v पता चला तो आई कैन यूज m इंटू वी। m मुझे पता है 10 kg है, और जो एक्सेलरेशन दिया है दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मुझे a पता है, u है 0, u भी मुझे पता है, v मुझे निकालना है, s पता है। तो आई कैन यूज अ फॉर्मूला दैट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो v स्क्वायर जो कि मुझे निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी है 0 इक्वल टू 2, a है 10 और s है मेरे पास 0.8। तो v स्क्वायर इक्वल टू 20 इंटू 0.8 दैट इज 16। तो v आएगा बराबर 4 मीटर पर सेकेंड। तो v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स जब ये डंबल ग्राउंड को हिट करेगा, इसकी जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी 4 मीटर पर सेकेंड। लेकिन मुझे वेलोसिटी नहीं बल्कि मुझे मोमेंटम निकालना है। तो मोमेंटम जितना ये ग्राउंड को देगा दैट विल बी इक्वल टू, मास है इसका 10, सो दैट इज 10 इंटू 4, सो दैट इज इक्वल टू 40 kg meter per second. So this dumbbell will transfer a momentum of 40 kg meter per second to the ground. क्योंकि ये डंबल जो है गिर गया था, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल हमें निकालनी थी, a दिया था 10 और s था गिवन, राइट। So this is all for today. इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग किसी और चैप्टर पे बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। अल्लाह हाफिज।